हाय स्टूडेंट, सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी में कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शांत रहिए, सुनिए। जो तीसरा नंबर, इसका मतलब क्या समझिए। कहा जा रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। ठीक है। अब ईआरसीएम होता क्या है, जिससे इसका फुल फॉर्म बताया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये आपको आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज बस इतना समझिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा व्यापारी जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसको माल बेचता है और उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जब उसको हम लोग माल बेचते हैं तो उल्टा हमको ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। उसी को नाम दिया गया आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन उसके लिए लिमिट दिया है 5000। तो अगर 5000 तक का रहेगा या 5000 से ज्यादा रहेगा तो आरसीएम के अंतर्गत आएंगे। अगर उससे कम का अमाउंट है तो आरसीएम के अंतर्गत वो नहीं है। ठीक है, इसी बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे का टॉपिक है, बस इतना समझिए। अगर यहाँ पे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो बता सकते हो। सेम जीएसटी का उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब जिससे खरीदेंगे वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देगा, वो टैक्स उठा के फिर सभी गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसी बोलते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेम जीएसटी के उल्टा होता है। ठीक है ना। अगर और भी डिटेल में आपको सर्च करने हैं तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर कोई एजेंट टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स सर्विस सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एजेंट है, एजेंट नाम सुने हो ना आप लोग, मतलब कोई ऐसा एजेंट है जो किसी गुड्स को या सर्विस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वो सर्विस दिलाता है और उस पर टैक्स भी लेता है, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका लिमिट कम क्यों ना हो। जैसे आप लोग देखोगे सिटी में, बड़े बड़े सिटी में होता क्या है, वहां पे जब व्यापारी जब जाते हैं तो डायरेक्टली किसी व्यापारी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उसके पास नहीं जा पाते हैं, उसके लिए किसी एजेंट को पकड़ते हैं। अब वो एजेंट क्या करता है, उस बड़े कारोबारियों के पास जाता है और उसके बाद उससे बात करता है और डील करता है। ठीक है, और उसके बाद वो सामान हमको दिलवाता है, ये सर्विस हमको दिलवाता है, वही बोलते हैं एजेंट है वो। तो कुछ ऐसे ब्रांडेड एजेंट होते हैं तो टैक्स भी लेते हैं। ठीक है, मतलब सर्विस का पैसा लेगा ही लेगा, उस गुड्स का पैसा लेगा ही लेगा, उसके ऊपर टैक्स भी लेता है, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भले उसका लिमिट 20 ना हो कोई दिक्कत नहीं, 40 ना हो कोई दिक्कत नहीं, कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल बताए गए हैं। और फिर से नेक्स्ट, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम हो। अब बताओ, इसको भी तो पढ़े होंगे आप लोग, नहीं सर्च किए सर, कुछ भी नहीं। देखो यह इसका मतलब क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां होती क्या है, या बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या करते हैं, डील कर लेते हैं कि मुझे आपकी कंपनी से जो भी सर्विस आपकी कंपनी द्वारा दिया जाएगा वो सारा सर्विस मैं दूंगा। ठीक है, बस आप क्या कीजिए, आप मुझे परमिशन दीजिए और हर एक एरिया में अलग अलग मैं क्या करूंगा, अपना ब्रांच खोलूंगा, कार्यालय खोलूंगा, जिससे हम आसानी तरीके से उस सर्विस को दिया जा सके। ठीक है, तो आप लोग देखते हो ना, मैक्सिमम जो ब्रांड हम लोग खरीदते हैं सबका सर्विस हर एक सिटी में, हर लोकल एस्टेट में, ठीक है, और हर जगह मार्केट में मिल जाता है। तो अपना कार्यालय लोग खोले रहते हैं, अब जाते हैं वहां से सर्विस ले लेते हैं। अब बताओ टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी कितने ब्रांड आते हैं, अब बताओ हमेशा कंप्लेन करना हो, सर्विस लेना हो तो टाटा कंपनी में जाओगे, परेशान हो जाओगे, जितना पैसा नहीं उतना, ठीक है, जितने का सामान उतना ज्यादा पैसा लग जाएगा। इसीलिए अलग अलग सिटी में, अलग अलग लोकेशन में, जहां जहां पे जैसी सुविधाएं होती है, अलग अलग कार्यालय खोल लिए।
उसका सर्विस देते हैं और आसानी तरीके से हम लोग सर्विस लेते हैं, उसको भी क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ऐसे व्यापारी बहुत सारे आ सकते हैं। और नेक्स्ट अगला है, जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना व्यापार करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम हो। आप बताइए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम बताओ कोई, रहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताइए। नहीं गधे हैं सब, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, ठीक है। आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगवाते हो, ठीक है, अमेजोन से सामान मंगवाते हो, इसमें मीशो चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आ रहे हैं प्लेटफॉर्म, इससे ऑनलाइन आप क्या करते हो, सामान मंगवाते हो, या ऑनलाइन वो व्यापार करता है, ऑनलाइन ही खरीदारी करता है। हम लोग खरीदारी करते हो, बेचता है, क्या सामान लेके आता है क्या हो, नहीं, ऑनलाइन ही देखते हैं इंटरनेट पे और ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं और पेमेंट आ जाता है मेरे पास, हम लोग पेमेंट दे देते हैं। वो कौन से प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार को चलाता है, यानी उसके दुकान पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वो सामान खरीदते वो इंटरनेट के माध्यम से बेच देता है, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करें या सामान आने पे दे, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं इसके, तो ये सभी प्लेटफॉर्म क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो, अब भले ही 10 रुपए का बेचे या 100 रुपए का बेचे, अगर इंटरनेट के माध्यम से व्यापार चला रहा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। और लास्ट है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी, देखो भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट के मतलब अगर ऐसी कंपनी है जो भारत से बाहर की है और ऑनलाइन डाटाबेस का सर्विस देता है, ऑनलाइन डाटाबेस हो रहा हो ना, मतलब इंटरनेट पे हम लोग अपना डाटा स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है, कौन, अनरजिस्टर्ड मतलब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर वो दूसरे कंट्री का है तो, ठीक है। जैसे हम लोग मैक्सो में इस्तेमाल करते हैं, बोलो क्या क्या इस्तेमाल करते बताइए, अरे आप बताइए, इससे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल का, गूगल में क्या है, गूगल ड्राइव का, वन ड्राइव का, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। तो ज्यादातर ये विदेशी कंपनियां है ना, अदर कंट्री की है, इनको भी कराना पड़ेगा, बिना गवर्नमेंट के परमिशन नहीं व्यापार चला सकते। और लास्ट है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होता है, भले उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम हो। हाँ, टीडीएस ये अलग ही टॉपिक होता है, इनकम टैक्स का टॉपिक होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। बस इतना समझिए, ये ज्यादातर जो टीडीएस करता है वो ठेकेदारों पे करता है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है, वह है टाइप्स ऑफ डीलर। अब देखो टाइप्स ऑफ डीलर का मतलब पहले समझो, तब उसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। कोई बता दे डीलर का मतलब क्या होता है, दलाल हो गया। जो गुड्स या सर्विस को बेचते हैं वो एक प्रकार के हमारे क्या है, डीलर है, ठीक है, ये इसका डीलर है, ये इसका डीलर है। लेकिन देखो जीएसटी में क्या बताया गया है, जो कोटेदार वाला डीलर मत समझ, चलो ध्यान दो, सुन लो। जैसे होता क्या है, देखो कोई बिजनेसमैन जो किसी गुड्स
या सर्विस को क्या करता है, खरीदता है या बेचता है, उसे बोलते कि यह क्या है, इस व्यापारी मतलब यह व्यापारी इसका डीलर, ठीक है, यह व्यापारी क्या है, इसका डीलर है। जैसा वस्तु सर्विस रहता है वो नाम ही दे देते हैं, वो ऐसा डीलर है। तो जीएसटी में बोला गया है कि जितने व्यापारी हैं, ध्यान दो, जितने बिजनेसमैन हैं उनको दो कैटेगरी दिया है गवर्नमेंट। एक दिया है रेगुलर डीलर, क्या दिया है, रेगुलर डीलर, और दूसरे को दे दिया है कंपोजिशन डीलर। कौन सा डीलर, कंपोजिशन डीलर। मतलब बोला गया है कि जो बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका मैंने दो कैटेगरी बनाया है, या तो रेगुलर में आएगा या तो कंपोजिशन में आएगा। इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिया है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तब उसे बोलेंगे अनरजिस्टर्ड। क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया। क्लियर है। और जिसका व्यापार नहीं है वह कंज्यूमर, जानते हो ना आप लोग, बताओ, ध्यान दो। जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा या तो रेगुलर में आएगा या तो कंपोजिशन में, जो नहीं कराता वह अनरजिस्टर्ड, और जो केवल सामान को कंज्यूम करता, इस्तेमाल करता, उसे कंज्यूमर। क्लियर है ना, ये नाम बार बार आएंगे। तो देखो अब कौन रेगुलर में जाएगा और कौन कंपोजिशन में जाएगा, यही समझना है हम लोग को एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी रूल बनाया है। क्या रूल बनाया, ध्यान देना। बताया गया है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या हो, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, उसको जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना हो। मतलब सपोज मान लो एसके हैं और इनका टर्नओवर मतलब क्या, टोटल सेल अमाउंट साल भर का अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनको अनिवार्य रूप से रेगुलर स्कीम में कराना होगा। तो बोलेंगे रेगुलर या डीलर है, कौन से हैं, रेगुलर। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा व्यापारी जिसका एनुअल टर्नओवर क्या हो, 1.5 करोड़ से कम है, तो उसको जीएसटी में, ठीक है, कंपोजिशन भी दिया गया है और इसको रेगुलर भी दिया गया है। मतलब चाहेगा तो कंपोजिशन में भी आ सकता है और चाहेगा तो रेगुलर में भी आ सकता है। आपको सर क्या मतलब है, मतलब रेगुलर में जाना है तो कोई भी जा सकता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपलसरी है, तो जाएगा ही जाएगा, किसमें जाएगा, रेगुलर स्कीम। लेकिन अगर उससे कम है तो चाहेगा तो कंपोजिशन में भी जा सकता है और चाहेगा तो रेगुलर में जा सकता है। जैसे मान लो आपको गवर्नमेंट ने दो रास्ता दिया है कि बाबू जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने आओगे ना, तो दो रास्ते दिए गए हैं, एक रेगुलर का और एक कंपोजिशन का। ठीक है, अब एन्युअल किस में होने चाहते हो तो गवर्नमेंट ने उसका भी रूल बना दिया, मनमानी नहीं हो सकता है। कहता है कि बाबू अगर आपका टर्नओवर सालाना मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा का बेच रहे हो माल, चाहे गुड से सर्विस, तो आपको रेगुलर में ही आना होगा, अनिवार्य रूप से ये रूल में लिखा गया, संविधान में सब बनाया जीएसटी के लॉ। क्लियर है ना। लेकिन अगर वह व्यापारी जाता रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन दिया है कि तुम कंपोजिशन में भी रह सकते हो और तुम्हारी मर्जी चाहोगे तो रेगुलर में भी जा सकते हो। इस दोनों में एक ही बचाओ, या तो रेगुलर में या तो कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन के लिए 1.5 करोड़ से कम, लेकिन दोनों में हो जा सकता है। रेगुलर के लिए 1.5 करोड़ से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा तो अनिवार्य रूप से कराना होगा। लेकिन कंपोजिशन के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है, तुम्हारी मर्जी। 10 लाख है तो भी जा सकते हो आप, कहाँ पे, रेगुलर में। अच्छा होगा तो कंपोजिशन में रह सकते हो।
अब बोलो सर इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, इसके लिए अलग रूल बनाए गए हैं, मतलब कंपोजिशन के लिए अलग और रेगुलर के लिए अलग, ठीक है। तो वही हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, मतलब दोनों का। जैसे मान लो आप हमारे एडमिशन कराते हो, तो कोई डीसीएम कराता है, कोई डीएफएम कराता है, तो सबका सिलेबस अलग अलग होता है ना, फीस भी तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद से टॉपिक भी सबका अलग अलग हो जाता है। वैसे जब हमारे यहाँ जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि रेगुलर वाले के लिए अलग रूल बनाया, कंपोजिशन वाले के लिए अलग रूल बनाया। हम तो टैक्स देंगे ही देंगे गवर्नमेंट को, लेकिन आम जनता चाहे रेगुलर से खरीदे चाहे कंपोजिशन से खरीदे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पैसा तो उतना ही देना है। लेकिन व्यापारियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, कि सभी व्यापारी हमारे से जुड़े, हमारे साइड से जुड़े, ठीक है, सबको मैं जानूं कि भारत में कितने व्यापारी हैं, टैक्स की चोरी कम हो, इसके लिए 2 सेक्टर बनाए गए, 2 तरीके दिए गए और दोनों के लिए अलग रूल बनाए गए। क्या रूल है, तो चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया, क्या बताया गया। हाँ, नोट्स में थोड़ा गलती से लिखा गया होगा, 1 करोड़ लिखा है ना, देख लो नोट्स में, उसको सुधार कर लो, 1.5 करोड़ कर लो, जहां पे 1 है वहां पे 1.5 करोड़। पेज नंबर 19, जहां पे 1 है वहां पे 1.5 करोड़ कर। तो कहा जा रहा है कि टाइप्स ऑफ डीलर्स को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पे निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला रेगुलर, तो रेगुलर के बारे में देखो क्या बताया जा रहा है, ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब सालाना जो टर्नओवर है वो कितना है, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तूने अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। और ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली और क्वार्टरली जमा करना होता है। मतलब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो रेगुलर में कराएंगे, वो गवर्नमेंट के टैक्स कैसे देंगे, मंथली या तो क्वार्टरली, मतलब हर महीने देंगे या 3 महीने पे एक बार देंगे। फिर से बताया जा रहा है कि ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है, ठीक है। कौन सा फार्मूला है, तो अभी मैं बता रहा हूं, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, मतलब कितना लिया है और कितना दिया है, माइनस होने पर जितना बचेगा वही गवर्नमेंट को पे कर देता है, समझे। फिर से देखो बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मतलब पहले केवल मंथली करते थे लोग, लेकिन 21 से क्या करने लगे लोग, क्वार्टर भी फाइल करने लगे। किस नियम में, क्यूआरएमपी स्कीम बनाया गया, हमेशा गवर्नमेंट लॉन्च करता रहता है, फुल फॉर्म सर्च करते रहिएगा, एक स्कीम लाया गया है, नाम ही रखा गया है, तब से इसमें क्या लिखा गया था कि आप मंथली भी पे कर सकते हो और ये 3 महीने पे एक बार भी कर सकते हो। लेकिन रूल क्या है, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। जैसे खरीदते समय कितना दिया 20 और बेचते समय कितना लिया 40, देना कितना पड़ेगा उस महीने में 20। या मान लो 3 महीने में जमा कर रहे हैं, 100 रुपया दिया 3 महीने में और 200 रुपया ले लिया, तो कितना देना होगा 100 रुपया। बस यही रूल है, किसके लिए, रेगुलर के लिए, समझे। लेकिन कंपोजिशन के लिए लंबा सा लिस्ट है, क्या लिस्ट है, ध्यान देना। कर ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकता है। देखो भी करा सकता है क्या मतलब है, वो चाहेगा तो रेगुलर में भी करा सकता है और चाहेगा तो कंपोजिशन में भी करा सकता है। इसीलिए लिखवाया गया है यहाँ पे। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाया गया। मतलब जो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराएगा ना, उसके लिए नियम कुछ बनाए गए। क्या नियम बनाए गए हैं, पहला नियम सुनो, ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज
करेंट रेट 1% ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। मतलब ये जितना सेल करेगा ना, जितना कस्टमर को बेचेगा, वह 3 महीने हर महीने नहीं जमा करते हैं सब, 3 महीने पे एक बार उसका कितना देगा, 1% देगा। फिर से ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और न ही सेल और परचेज के इनवॉइस वाइज रिटर्न फाइल करना होता है। मतलब अगर वो कंपोजिशन में हो तो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है नहीं बताना है, ठीक है, समझना। परचेज वाइज इनवॉइस रिपोर्ट नहीं देना है, सेल वाइज इनवॉइस रिपोर्ट नहीं देना है, मतलब ये कोई डिटेल हमको देना नहीं पड़ता है, यह फायदा है। चलो नेक्स्ट अगला है, ऐसे डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, मतलब 3 महीने पे एक बार, अप्रैल मई जून एक बार देंगे लोग, क्वार्टर 1, ठीक है। फिर से जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 ऐसे पे करेंगे, कितना 1% बस, जितना सेल किए रहेंगे। फिर से अगला है, लेकिन देखो एक ड्रॉबैक है, ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब यह कितना खरीदते समय टैक्स दिया, इसका आईटीसी इनको नहीं मिलेगा, और यह टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते। अब कहो सही, टैक्स इनवॉइस क्या होता है तो बताऊंगा आगे, बस इतना समझना, आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, ना टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता। टैक्स इनवॉइस इशू मतलब सर है ना, मतलब बेचते समय उस बिल पे टैक्स नहीं लिखा रहेगा। कंपोजिशन डीलर हूं मैं ना, अगर मैं बिल बना के दे रहा हूं तो उस बिल पे टैक्स इनवॉइस मेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमको अधिकार नहीं दिया गया टैक्स हम वसूल सके, ठीक है। और नेक्स्ट अगला, ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ये कहानी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, चलो हम सिंपल सब बता रहे हैं। मतलब इतना क्लियर है आपको कि अगर कंपोजिशन डीलर होगा या रेगुलर डीलर होगा, तो रेगुलर में कौन जाएगा, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, कम भी होगा तो भी जा सकता है, लेकिन कंपोजिशन के अंदर कौन आएगा, जी क्लियर है ना। तो चलो मान लो मैं कंपोजिशन वाला हूं और आप रेगुलर वाले हो, शांत रहो जी, मैं कंपोजिशन वाला हूं आप रेगुलर वाले हो, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल बनाया है कि आप टैक्स लोगे भी और टैक्स दोगे भी, मतलब परचेज करते समय जो टैक्स दोगे वो आपको आईटीसी प्राप्त होगा, समझे ना, और जब सेल करते समय जो टैक्स लोगे वो आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, क्लियर है। फिर से गवर्नमेंट कहता है कि अब हमको टैक्स कैसे पे करोगे, तो मंथली भी कर सकते हो, 3 महीने में एक बार भी कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इनवॉइस वाइज मैच कराना पड़ता है, और मैच करके पोर्टल पे हमको अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड करने में तब गवर्नमेंट देखता है, तब रूल लगाएंगे जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, तब जितना बचेगा मैच कराने के बाद गवर्नमेंट उतना पैसा हमसे ले ले, मतलब आप लोग से। अब कंपोजिशन में मेरा मान लो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे गवर्नमेंट ने ऐसा दिया है कि बाबू ना आप सेल वाइज मैच कराना इनवॉइस, ना परचेज वाला मैच कराना, ना स्टॉक हमको बताना, बस इतना बता देना 3 महीने में कितने रुपए का सेल किए हो उसका 1% में काट लो, लेकिन आपको कुछ ड्रॉबैक दिया गया, क्या, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब जिस व्यापारी से आप खरीदोगे ना, और जो टैक्स आप दोगे वो टैक्स गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगा। फिर से आप बेचते समय टैक्स ले भी नहीं सकते, मतलब आपकी इनवॉइस पे टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होना चाहिए, आपको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, यह गवर्नमेंट कहता है, और यह थोड़ा सा ड्रॉप है। लेकिन कहोगे सर तो सर ये रेगुलर नहीं है, हम लोग रेगुलर में ही करा लेते, लेकिन दिक्कत होती है, रेगुलर में कई लोग नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, रीजन यह होता है कि रेगुलर वाले व्यापारी को एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा,
कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ेगा। सुना क्या रखना पड़ेगा? रेगुलर वाले को एक कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ साथ आप लोग में से कोई काम करेगा और हर महीने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके देना होगा। तो आप बताओ, एक कंप्यूटर खरीदे 50-60 लगा या 40-50 का खरीदा, 30 का खरीदा या 20 का खरीदा? चलो, जो इम्प्लाई रखेगा उसको पैसा देगा सैलरी। मान लो आप फ्रेशर हो, आप ही काम करने जा रहे हो, सपोज आपको 10 या 12 या 7-8 मिल रहा है, तो आप तो साल में कितना रुपया दे देगा? अगर 10,000 मिला तो 1,20,000 बोलो, या हर महीने आपको देना पड़ेगा, चाहे बेचो या न बेचो। बोलो, व्यापार चले या न चले, आप जिसको रखे हो तो पैसा लेगा। ठीक है, लेकिन यह दिक्कत इसमें नहीं है। किसमें? कंपोजिशन में। गवर्नमेंट कहता है जब मैं आपसे मैचिंग करके ना स्टॉक मांग रहा हूँ, ना सेल का रिपोर्ट मांग रहा हूँ, ना परचेज का रिपोर्ट मांग रहा हूँ, तो आपको कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं है और आपको किसी बंदे को रखने की जरूरत नहीं है। आप छोटे व्यापारी, इसलिए ये प्रोसेस लाया हूँ, ये नियम लाया हूँ। आप बस परेशान मत होना। लास्ट में 3 महीने पे एक बार किसी वकील को, किसी सीए को या किसी अकाउंटेंट को पकड़ ले और पकड़ने में कहना, सर मैंने इतना सेल किया है, अब मेरा रिटर्न फाइल कर दो। तो बहुत लेगा, 500 से 1,000 ले और रिटर्न फाइल कर लेगा गवर्नमेंट का। तुम्हारा ये सब पैसे बच जाते हैं। किसके? कंपोजिशन में। और ये कौन लोग जाते हैं? छोटे छोटे व्यापारी। लेकिन जो बड़े व्यापारी है, कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वो लोग रेगुलर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं और वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसीलिए वो रेगुलर जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस लाया? कंपोजिशन। तो पहले शुरुआत में क्या चलता था? केवल रेगुलर। अब हम लोग कंपोजिशन पे भी काम कर रहे हैं और कंपोजिशन के रूल भी हम लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, हमेशा रूल चेंज होते रहते हैं। पहले था कितना? 1 करोड़। नहीं पढ़ाया था मैंने? अगर सर ना नोट हम अपडेट करते रहते हैं। देखो, पहले था 1 करोड़, तो उसके हिसाब से नोट बनाया था। अब आ गया 1.5 करोड़। ठीक है, तो हम दे दिए एडिट करके। ठीक है, और जब भी छप जाए, ठीक है, तो वहां पे 1 जहां पे वहां 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, वहां 1.5 होगा। ठीक है, ऐसे कई जगह चेंज हुआ है। मैं आपको अभी कॉपी चेंज कराऊंगा जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो एक जगह चेंज करा दिया ना, अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो और भी चेंज करना, क्योंकि वैसा अपडेट होता है। क्लियर है सबको कि नहीं समझ आया? तो आप लोग घर से पढ़ोगे। चलो, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए ना, यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल को हमको समझना पड़ेगा। यह वाला कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। तो चलो पढ़ाई दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा, ध्यान दो, सुन लो सभी लोग। कहा जा रहा है कि यह कंपोजिशन डीलर है। कौन है? एसके है, मान लो, समझे? और ये रेगुलर डीलर है। कौन? 1.2 बैच। ठीक है, अब सपोज मैं चला गया किसी व्यापारी के पास, कोई गुड्स परचेज किया, कितने में? 25,000 में। और आप लोग भी कहीं किसी व्यापारी के पास चले गए या उसी व्यापारी के पास चले गए और वही सामान आपने भी खरीदा, कितने में? 25,000 में। 0 बढ़ा दो। देखो, एक यहाँ पे बढ़ा दो जल्दी से। अच्छा, नोट्स तो बंद हो गया था। ए, जल्दी लिखो, 0 बढ़ा दो जल्दी से। क्लियर है? मतलब दोनों व्यापारी कितने में खरीदे? 25 से भी 25,000 में तुम लोग भी खरीदे, हमने भी 25,000 में ही खरीदा। अब चलो, जीएसटी कितना चार्ज हुआ सप्लायर के द्वारा? 5%। तो कितना आ गया? 1250 जोड़ लेना आप। और इनके लिए भी कितना? 5%। तो कितना आ गया? 1250। यहाँ तक बराबर है ना बाबू? चलो, चाहे यह हो चाहे यह हो, लेकिन अब देखो यहाँ लिखा गया है मतलब कंपोजिशन डीलर कॉस्ट कितना हो गया? 26,250। दोनों जुड़ गया ना जी? बोलो। और यहाँ पे कंपोजिशन जो लिखा है, यहाँ पे कर दो रेगुलर। देखो, गलती मिल रहा है। हाँ, फिर से रेगुलर करो। हो गया? कंपोजिशन को काट के क्या कर दो?
रेगुलर, तो रेगुलर के लिए डीलर कॉस्ट कितना हो गया 26,250। यहां तक भी क्या हुआ है बराबर है ना जी। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे मार्जिन कितना परसेंट रखे 10%, या मार्जिन कितना रखे 10%, तो इनका वैल्यू कितना आया 2625, इनका आया केवल 2500। अब बताओ पैसा दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी डीलर कॉस्ट दोनों का सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे 26-25 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। क्यों ऐसा हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि देखो ये जो कंपोजिशन वाला है ना, ये टोटल इसी पे मार्जिन ऐड कर लिया 10%, तो ये आ गया 2625 रुपया। लेकिन जो रेगुलर वाला है ना, ये टैक्स वाले को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से क्लेम करेगा, आईटीसी को मिल जाएगा। बोलो, इसीलिए इस पे पैसा नहीं जोड़ा। किस पे जोड़ा? यह 25,000 पे, इसीलिए इसका क्या आ गया है 2500। अगर कहो तो सर ये भी कर देता तब, तो गवर्नमेंट मानता नहीं, कहता नहीं आपके लिए अलग रूल मैं दिया हूं ना 1250 तो इसे आपको मैं दे दूंगा, तो क्यों आप जीएसटी पे जीएसटी लगाओगे? समझे? तो यह फायदा हो गया कितने का, आईटीसी मिलेगा। चलो उसके बाद से सेल प्राइस कितना हुआ, डीलर कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो यह जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 28,875। लेकिन देखो सेल प्राइस परचेज प्लस मार्जिन कितना हो गया 27,500, कम हुआ ना यहाँ पे। लेकिन अब बताओ यहाँ पे लिखा गया है जीएसटी टैक्स कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स, तो यह 28,875 पर टैक्स लेंगे क्या? कंज्यूमर से नहीं लेंगे, इसलिए बैलेंस क्या आ जाएगा 0। लेकिन आप बताओ ये लेगा ना, कौन लेगा? रेगुलर। तो जब 27,500 जीएसटी लगेगा कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 1,375 रुपया। तो देखो कस्टमर प्राइस कितना हो जाएगा 28,875, और 27,500 और 1,375 जोड़ो जोगे कितना आ जाएगा, दोनों बराबर है। चाहे हम रेगुलर से खरीदे चाहे कंपोजिशन से खरीदे, एक आम जनता को कितने मिलेगा 28,875 रुपए। लेकिन अब ध्यान दो, अब इनका टैक्स पे करने का रूल क्या है, टैक्स पे 1% दे देंगे, तो 28,875 के 1% जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 289। अब यह टैक्स कैसे पे करेंगे, तो मैंने पढ़ाया है टैक्स पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। कितना लिया है 1,375, कितना दिया है 1,250, तो कितना निकल के आया 125। बोला ये 125 देंगे और ये कितना देंगे 189, 289। आपको सर इतना सबसे ज्यादा फायदे में यही है। कहाँ फायदे में यार, ये सब एडजस्ट करने में इतना दिया 125 ना, और 125 तो यहीं से ले लिया था। ये देखो देख लो, अरे इनका 2500 आया था मार्जिन, और इसका कितना आया था 2625, 125 निकल के चला आया यहीं पे।